प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जो जनसंख्या है, जनसंख्या से संबंधित जो प्रवास की संकल्पना है उसकी हम बात कर रहे थे। प्रवास, माइग्रेशन। और प्रवास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार में हमने देखा था कि 2 प्रकार थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात कर रहे थे कि या तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य हो सकता है, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंतर्गत भी हो सकता है। इसकी हमने बात की। फिर हमने देखा कि जो यूरोपीय प्रवास है वो किस प्रकार से, और जो एशियाई प्रवास है वो किस प्रकार से। इसके अंतर्गत हमने यूरोपीय प्रवास और एशियाई प्रवास, 2 उदाहरण स्वरूप हमने प्रवास को लिया, एक तो यूरोप की दृष्टि से और एक एशिया की दृष्टि से। ये हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की यूरोपीय प्रवास की। यूरोपीय प्रवास के अंतर्गत हमने देखा था यूरोपीय प्रवास 12वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य किस प्रकार से प्रवास हुआ है और किन किन क्षेत्रों में प्रवास हुआ है, ये हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे कि जो यूरोपीय प्रवास है वो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो 2 क्षेत्रों में हुआ है। एक हुआ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और दूसरा हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ये भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र हैं। ये देखिए, यूरोपीय क्षेत्र की बात चल रही है। ये यूरोपीय क्षेत्र है, और यहाँ से ये हमने बात की थी पूर्ण रूप से तो हमने नहीं कह सकते, लेकिन हम एक संकल्पना के आधार पर समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा क्षेत्र है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है 23.5 से 23.5 दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये क्षेत्र तो हैं उष्ण के अंतर्गत, लेकिन इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र था 23.5 से 66.5 का क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो यूरोपीय लोग प्रवास कर कर कहाँ गए? या तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गए और या गए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब यूरोपीय लोग यहाँ से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के किन क्षेत्रों में यूरोपीय लोग गए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यूरोप से जो लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आए थे, वो लोग समुद्र तटीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चले गए। किन क्षेत्रों में चले गए यूरोपीय लोग?
समुद्र तटीय, ये तट के बिल्कुल समीप के जो क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का, और जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर ये यूरोपीय लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, प्रवास करने लगे, क्योंकि जल की उपलब्धता दिखाई दे रही थी। पूर्वी क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध था अमेरिका का, इसलिए ये लोग सारे के सारे कहाँ, समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करने लगे। कुछ कहाँ जाने लगे, एशिया के कुछ देशों में स्थायी निवास बनाने लगे। यूरोप से कुछ लोग कहाँ आने लगे, एशिया में, और एशिया में आने के बाद में गरम मसाला, तंबाकू, कौवा, इनके बागान लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। धीरे धीरे जैसे ही प्रवास हुआ इनका, इन्होंने यहाँ की जो जलवायु है उसको अच्छी तरीके से देखा, उसके बाद में यहाँ के संसाधनों को अच्छी तरीके से देखा, और उसके बाद में क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। और फसलों के उत्पादन के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे अपना स्थायी निवास बनाना प्रारंभ कर दिया गया। और यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया गया, व्यापारिक फसलों का, जिससे इनको क्या आय प्राप्त हो सके, क्या प्राप्त हो सके, आय प्राप्त हो सके, और आय से ये धीरे धीरे साधन संपन्न बनते जाए। और इन क्षेत्रों में जैसे गरम मसाला, तंबाकू, कौवा, गन्ना, ये सारी के सारी जो फसलें थी, कपास की फसलें थी, तो इन फसलों के उत्पादन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। किनकी, श्रमिकों की, या हम कह सकते हैं मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो ये इन बागानों में काम करने के लिए जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को यहीं एशिया के क्षेत्र से पकड़ कर लाते थे और इन बागानों में मजदूरी करवाते थे। ये बड़े मतलब उच्च तकनीक, ज्ञान तो इनके पास में पहले से ही था लेकिन इनके पास में क्या नहीं था, इनके पास में संसाधन नहीं थे, और वो संसाधन यहाँ आने के बाद में इनको मिल गए, और यहीं पर फसलों का उत्पादन किया, और यहीं के लोगों से इन फसलों के उत्पादन के लिए काम करवाना शुरू कर दिया। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो प्रवास हुआ है वो हमने स्पष्ट किया यहाँ पर यूरोपीय प्रवास के अंतर्गत। अब देखिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे ही निवास किया, जैसे हम बात करते हैं ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, इससे ऊपर के क्षेत्र में बात करेंगे, इन क्षेत्रों में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में भी प्रवास करना शुरू कर दिया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो प्रवास कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में किन क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी प्रवास करना शुरू कर दिया। और यहाँ जाने के बाद में इनको पता चला कि यहाँ की जो जलवायु है वो सुखद जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है, सुखद। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो इनको बिल्कुल सरल लगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसी जलवायु के कारण इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपना निवास स्थान या स्थायी रूप से निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया गया था। अब देखिए इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या भी पहले से क्या थी, कम थी। किन क्षेत्रों में, शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्रों में पहले जनसंख्या कम थी। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया तो ये बिल्कुल अनुकूल हो गए, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या पहले से नहीं थी। अगर जनसंख्या ज़्यादा होती तो लोगों का प्रवास धीरे धीरे क्या हो जाता, कम हो जाता अगर जनसंख्या अधिक होती। यहाँ बिल्कुल खाली एरिया था, इसलिए एक नहीं एक से अधिक व्यक्ति आना शुरू कर दिया। तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रवास होना शुरू हो गया। और ये जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये कौन कौन से हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, कनाडा के क्षेत्र की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं ये शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो यूरोपीय क्षेत्रों का, यूरोपीय लोगों का जो प्रवास हुआ वो मुख्यतः किस दृष्टि से देखा जाता है, अमेरिका की दृष्टि से देखा जाता है। और यहाँ की लगभग
जो 1/3 जनसंख्या है, या हम कह सकते हैं आधी जनसंख्या है, वो यूरोपीय लोगों द्वारा प्रवासित जनसंख्या के रूप में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे एशियाई प्रवास के बारे में। जिस प्रकार से यूरोपीय प्रवास हमें दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से एशियाई प्रवास भी देखा जा सकता है। एशियाई प्रवास। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी एक जनजाति, और एक हम बात कर रहे हैं प्रजाति। ये डिफरेंस हमने स्टार्टिंग की क्लासों में देखा था कि जनजाति शब्द का क्या उल्लेख होता है और प्रजाति शब्द का क्या उल्लेख होता है। जनजाति शब्द का उल्लेख होता है वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की दृष्टि से देखें तो वो क्या कहलाते हैं, जनजाति कहलाते हैं। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे, प्रजातीय लोग कहलाएंगे। प्रजाति को हम शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, और जनजातीय लोग और प्रजाति में सिर्फ यही अंतर होता है कि जनजाति में हम क्या चीज़ देखते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की सोसाइटी देखते हैं। लेकिन प्रजाति में हम क्या देखते हैं, उनकी जो शारीरिक संरचना है उस संरचना को हमें देखते हैं। तो देखिए, जो वैज्ञानिकों का तथ्य है, भूगोलवेताओं का तथ्य है कि जो एशिया क्षेत्र है, जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, एशिया का जो क्षेत्र है, मध्य एशिया का, इस मध्य एशिया के क्षेत्र में क्या माना जाता है, प्रजातियों का उद्भव और विकास माना जाता है। सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मध्य एशिया में मानी जाती है सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति। उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रजाति लोग धीरे धीरे जनजाति में, और जनजाति से उसके बाद में क्या हुआ, पाश्चात्य या प्राच्य संस्कृति में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू कर दिया। अब प्रजाति सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देती है, मध्य एशिया में। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जलवायु का परिवर्तन हुआ, जलवायु का परिवर्तन होना शुरू हो गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, प्रजातीय लोग दिखाई देने लगे। तो ये जो प्राचीन प्रजाति हैं, अब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ समय के बाद में क्या हुआ, कौन सी नवीन प्रजाति दिखाई देनी शुरू हो गई। एक प्राचीन प्रजाति थी, जो सर्वप्रथम बात करें हम कि उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जो उत्पत्ति हुई थी वो लोग प्राचीन दृष्टि से देखे जाएंगे। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता चला गया, तो कौन सी प्रजाति दिखाई दे रही है, नवीन प्रजाति। तो इस नवीन प्रजाति ने क्या काम किया, इस प्राचीन प्रजाति को इस मध्य एशिया से बाहर धकेल दिया। जो नवीन प्रजाति की उत्पत्ति हुई, उस नवीन प्रजाति ने प्राचीन प्रजाति को बाहर की ओर धकेल दिया। और ये जो लोग थे, ये लोग कहाँ पर, बाहर जो अन्य देश हैं, जैसे हम बात करेंगे एशिया के अंतर्गत हम बात करेंगे चीन की, भारत की, जापान की, यहाँ से लोग क्या करने लगे, अन्य देशों में प्रवास करने लगे, क्योंकि यहाँ से तो नवीन प्रजाति ने इनको बाहर धकेल दिया है। अब वो कहीं ना कहीं अपना निवास स्थान तो बनाएंगे। तो 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत चीन, भारत, जापान, इन क्षेत्रों से लोग बाहर की ओर चले गए। मतलब यहाँ से कुछ लोगों का क्या हुआ, प्रवास हुआ।
और यहाँ से कुछ लोगों का प्रवास हुआ तो वो लोग कहाँ गए, वो इनके पड़ोसी देशों में इनके पड़ोसी देशों में ही धीरे धीरे क्या करने लगे, निवास करने लगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। चीन से कई लोगों का प्रवास हुआ है और वो प्रवास किन क्षेत्रों में हुआ है, जैसे हम बात करते हैं मंचूरिया, इसके समीपवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात चल रही है ये। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में कहाँ प्रवास हुआ, मंचूरिया, कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस और भी बहुत सारे देश हैं जैसे मलेशिया हैं, थाईलैंड हैं। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, चीनी लोगों का प्रवास होना शुरू हो गया है। और कुछ चीनी लोग अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में भी प्रवास कर गए। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ रहे, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग इन पड़ोसी देशों में निवास करने लगे और बाकी 20% लोग कुछ अफ्रीका में चले गए, कुछ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में चले गए। फिर हम बात करते हैं जापान की बात करते हैं। जापान एक बिल्कुल छोटा सा देश है और छोटे से देश होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्कुल छोटा सा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, धीरे धीरे इन पर क्या हुआ, जनसंख्या का दबाव पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई धीरे धीरे वो क्षेत्रफल क्या होने लगा, सीमित होने लगा। और सीमित होने के कारण यहाँ से कुछ लोग क्या करने लगे, प्रवास करने लगे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो जापान से कुछ लोग कहाँ चले गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र और भी है, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा के क्षेत्र में चले गए। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो ब्राज़ील में चले गए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी चले गए। कौन से लोग, और यहाँ पर ये देखिए एक द्वीप भी है, हवाई द्वीप, यहाँ भी कुछ लोग समुद्री क्षेत्रों में प्रवासित कर गए। कहाँ के लोग, जापान के लोग। यहाँ ये जापान है, जापान के लोग इन क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या करने लगे, प्रवास करने लगे। ये हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत की बात करेंगे तो भारत के अंतर्गत हमने देखा है कि प्राचीन काल से ही धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश माना जाता है भारत। और इसी के कारण क्या है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से लोग अन्य देशों में चले गए। जैसे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो भिक्षुक भारत से, जैसे हम बात करते हैं म्यांमार, श्रीलंका की बात करेंगे, म्यांमार की बात करेंगे, श्रीलंका, हिंदेशिया की बात करेंगे, मलेशिया की बात करेंगे, तो इन क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुकों ने क्या कार्य किया है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों का प्रवास धीरे धीरे कहाँ हो रहा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत हो रहा है। और इसके अलावा कुछ और समय की बात करें हम, जैसे अंग्रेज़ों के शासनकाल की बात करें तो कुछ उस समय में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने यहाँ से भारतीयों को अन्य देशों में मजदूरी करने के लिए, और मजदूरी किस प्रकार की मजदूरी, जैसे हमने बात की कि व्यापारिक दृष्टि से फसलों का उत्पादन करना है तो बगानों की आवश्यकता होती है, और इन बगानों में काम करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को भेज दिया। जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका के क्षेत्र की, जैसे हम बात करते हैं फिजी के क्षेत्र की, फिर जैसे हम बात करते हैं त्रिनिडाद के क्षेत्र की, तो इन देशों में बगानों की उत्पत्ति हुई और इन बगानों में
कार्य करने के लिए भारतीय मज़दूरों को प्रेफर किया गया, ताकि मज़दूरी की जो लागत है वो बिल्कुल कम हो और उत्पादन क्या हो, हमारे पास में अधिक हो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत यूरोपीय और एशिया प्रवास किस प्रकार से दिखाई देता है, किन किन देशों से लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न भी हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा तो आर्थिक दृष्टि से देखा जा रहा है प्रवास, लेकिन उसके बाद में कई ऐसे भी कारण हैं जैसे राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, भौतिक दृष्टि से हैं। तो इस प्रकार के कई कारणों का उल्लेख हमने किया। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अंतर्देशीय, जिसको अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास में हम डिवाइड करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।